इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ एनी नेशन एक्ट्स एज द प्राइमरी ब्लूप्रिंट जो डिसाइड करता है कि इकोनॉमी में स्टेट यानी गवर्नमेंट और मार्केट यानी प्राइवेट सेक्टर का रोल क्या होगा। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो सबसे बड़ा सवाल ये था कि हम कैपिटलिस्ट मॉडल फॉलो करें या सोशलिस्ट। 1948 की आईपीआर यानी इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ने मिक्स्ड इकोनॉमी का फाउंडेशन रखा। इसका फंडामेंटल लॉजिक ये था कि प्राइवेट सेक्टर के पास उस वक्त हैवी इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश करने के लिए कैपिटल और रिस्क एपेटाइट नहीं था, इसलिए स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज जैसे आर्म्स और एटॉमिक एनर्जी को एक्सक्लूसिवली स्टेट मोनोपोली रखा गया। अगर आप स्लाइड के लेफ्ट साइड पर आईपीआर 1948 का स्ट्रक्चर देखें तो वहां स्ट्रेटेजिक की और कंट्रोल्ड इंडस्ट्रीज का डिवीजन दिखाया गया है, जो क्लियर करता है कि गवर्नमेंट ड्राइवर सीट पर थी और प्राइवेट सेक्टर को पैसेंजर था। समझ आया? लेकिन 1956 आते आते गवर्नमेंट का स्टांस और रिजिड हो गया, जिसे हम इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहते हैं। यहां फोकस सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी पर शिफ्ट हुआ। स्लाइड के सेंटर में जो पिरामिडल हायरार्की चार्ट है वो आईपीआर 1956 के स्ट्रक्चर को परफेक्टली दर्शाता है। टॉप पर शेड्यूल ए है जहां हैवी इंडस्ट्रीज पर 100% गवर्नमेंट कंट्रोल है। ये एक तरह से प्राइवेट सेक्टर के लिए नो एंट्री जोन था। नीचे शेड्यूल बी में मिक्स्ड कंट्रोल था और सबसे नीचे शेड्यूल सी में प्राइवेट सेक्टर को अलाउ किया गया, लेकिन लाइसेंस राज के अंडर। लाइसेंस राज का मतलब है कि अगर आपको एक फैक्ट्री लगानी है या प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ानी है तो आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। इसने कंपटीशन को किल किया और स्कैसिटी क्रिएट की। फाइनली 1991 में इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद पैराडाइम शिफ्ट आया। हमने रेगुलेशन और प्रोटेक्शनिज्म से मूव करके एलपीजी यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को एम्ब्रेस किया। स्लाइड की राइट साइड पर बिफोर एंड आफ्टर स्प्लिट स्क्रीन स्कीमेटिक इस ट्रांसफॉर्मेशन को विजुअल एंकर देता है। बिफोर इमेज में रेड टेप और क्लोज डोर्स हैं जो एफिशिएंसी को चोक कर रहे थे। आफ्टर इमेज में ग्लोबल ग्लोब और ओपन गेट्स हैं जो दिखाता है कि कैसे इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को अबॉलिश किया गया एक्सेप्ट हैजार्डस सेक्टर्स और इंडियन इकोनॉमी को ग्लोबल मार्केट के साथ इंटीग्रेट किया गया। ये एवोल्यूशन समझना जरूरी है, फ्रॉम स्टेट कंट्रोल टू मार्केट इनेबलर। इकोनॉमिक हिस्ट्री में एक क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ये होनी चाहिए कि रेगुलेशन का नेचर कैसे बदलता है। 1991 से पहले हमारा फोकस साइज पर था, लेकिन 1991 के बाद फोकस कंपटीशन पर शिफ्ट हो गया। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें लाइसेंस राज से कंपटीशन एक्ट तक की जर्नी देखनी होगी। स्लाइड के टॉप राइट कॉर्नर में जो फिल्टर फनल बना है वो दिखाता है कि कैसे 1991 की डी लाइसेंसिंग के बाद एंट्री बैरियर्स हटा दिए गए। पहले फनल नैरो था, अब वाइड है, जिसमें सिर्फ 5 हैजर्डस सेक्टर्स जैसे अल्कोहल, टोबैको, एक्सप्लोजिव्स के लिए लाइसेंस जरूरी है, बाकी सब फ्री एंट्री है। लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्या कंपनी का बड़ा होना बुरा है? 1969 में एमआरटीपी एक्ट यानी मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट लाया गया था, जिसका कोर फिलॉसफी ये था कि अगर कोई कंपनी एक लिमिट से ज्यादा एसेट्स एक्वायर कर लेती है तो वो मोनोपोली बन जाएगी और कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट करेगी। इसलिए जैसा कि स्लाइड के बॉटम लेफ्ट में एमआरटीपी फ्लो दिखाता है, अगर फर्म ग्रो करती थी और एसेट्स लिमिट क्रॉस होते थे तो गवर्नमेंट अप्रूवल रिक्वायर्ड होता था। इसने ग्रोथ को स्टॉल कर दिया। कंपनीज जानबूझकर छोटी रहती थी ताकि रेगुलेटरी जाल में ना फंसें। ये प्री एंट्री रेस्ट्रिक्शन था जो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस के लिए डिजास्टर्स साबित हुआ। 2002 में हमने रियलाइज किया कि प्रॉब्लम साइज नहीं, प्रॉब्लम बिहेवियर है। एक बड़ी कंपनी होना क्राइम नहीं है, लेकिन अपनी डोमिनेंस का गलत फायदा उठाना गलत है। इसलिए एमआईटीपी को रिप्लेस करके कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 लाया गया। स्लाइड के बॉटम सेंटर में कंपैरेटिव प्रोसेस फ्लो चार्ट इस शिफ्ट को स्ट्रक्चरल रेगुलेशन से बिहेवियरल रेगुलेशन की तरफ मूव होते हुए दिखाता है। अब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी सीसीआई एक रेफरी की तरह एक्ट करता है, जैसा स्लाइड के बॉटम राइट में विजुलाइज्ड है। सीसीआई ये नहीं देखता कि कंपनी कितनी बड़ी है, वो ये वॉच करता है कि क्या कंपनी कार्टल्स बना रही है या अब्यूज ऑफ डोमिनेंस कर रही है। So, the narrative changed from curbing size to curbing bad conduct. ये एक फंडामेंटल मेच्योरिटी थी इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसी में, जहां हमने मार्केट फोर्सेस को ट्रस्ट करना सीखा विद अ रेगुलेटरी वॉचडॉग मैकेनिज्म। डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन, ये दो टर्म्स अक्सर इंटरचेंजेबली यूज होते हैं, लेकिन एकेडमिक और पॉलिसी पर्सपेक्टिव से इनमें जमीन आसमान का फर्क है।
डिसइन्वेस्टमेंट का बेसिक मतलब है गवर्नमेंट का अपने असेट्स यानी शेयर्स बेचना। लेकिन कितना बेचना है ये डिसाइड करता है कि वो माइनॉरिटी सेल है या स्ट्रेटेजिक सेल। स्लाइड के टॉप सेक्शन में पाई चार्ट ट्रांसफॉर्मेशन इस न्यूआंस को क्लियर करता है। स्टेज ए में 100% गवर्नमेंट ओनरशिप है। जब गवर्नमेंट 50% से कम शेयर्स बेचती है, जिसे स्टेज बी कहते हैं, तो उसे माइनॉरिटी स्टेक सेल कहते हैं। यहाँ क्रिटिकल पॉइंट ये है कि ओनरशिप और मैनेजमेंट कंट्रोल अभी भी गवर्नमेंट के पास रहता है, यानी 51 और मोर हेल्ड बाय गवर्नमेंट। इसका मेन पर्पस अक्सर फिस्कल डेफिसिट को कम करने के लिए रेवेन्यू जनरेट करना होता है। लेकिन रियल रिफॉर्म तब आता है जब हम स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ते हैं, स्टेज सी। यहाँ गवर्नमेंट एक सब्सटैंशियल पोर्शन यानी 51% या उससे ज़्यादा बेचती है, और सबसे इंपॉर्टेंट, मैनेजमेंट कंट्रोल भी स्ट्रेटेजिक पार्टनर को ट्रांसफर कर देती है। इसका गोल रेवेन्यू से ज़्यादा एफिशिएंसी और रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन होता है, क्योंकि प्राइवेट मैनेजमेंट बेटर ऑपरेशनल एफिशिएंसी ला सकता है। क्लियर है? स्लाइड में स्टेज डी प्राइवेटाइजेशन को दिखाता है, जहां असेट पूरी तरह प्राइवेट हैंड्स में चला जाता है, जैसे एयर इंडिया का केस। अब अगर हम डेटा ट्रेंड एंड माइलस्टोन ग्राफ को एनालाइज करें स्लाइड के बॉटम हाफ में, तो आप देखेंगे कि पॉलिसी का एवोल्यूशन कैसे हुआ है। 1991 टू 2000 के बीच फोकस सिर्फ माइनॉरिटी सेल पर था, बस थोड़े शेयर्स बेचो और बजट गैप भरो। 1999 टू 2004 का पीरियड, जो फर्स्ट स्ट्रेटेजिक सेल एरा के नाम से मार्क किया गया है, वहां बाल्को और वीएसएनएल जैसे स्ट्रेटेजिक सेल्स हुए। फिर एक लंबा गैप आया और पोस्ट 2014 हमने दोबारा अग्रेसिव रिवाइवल देखा। ग्राफ में बार्स की हाइट बढ़ती जा रही है, जो इंक्रीजिंग टारगेट एम्बिशन को दर्शाता है। नीति आयोग अब आइडेंटिफाई करता है कि किस यूनिट को बेचना है। एयर इंडिया का प्राइवेटाइजेशन एक लैंडमार्क इवेंट है, जो प्रूव करता है कि गवर्नमेंट अब बिजनेस चलाने के बजाय गवर्नेंस पर फोकस करना चाहती है। ये शिफ्ट रेवेन्यू जनरेशन से असेट मैनेजमेंट की तरफ है। गवर्नमेंट के एसेट्स को मैनेज करने के अप्रोच में एक सोफिस्टिकेटेड इंस्टीट्यूशनल चेंज आया है, जो डीपैम और नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन यानी एनएमपी के रूप में दिखता है। पहले डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट का काम सिर्फ शेयर्स बेचना था, लेकिन 2016 में इसका रीब्रांडिंग डीपैम यानी डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट के रूप में हुआ। स्लाइड के लेफ्ट साइड में डीपैम का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। नोटिस करें कि यह मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है और इसका मैंडेट सिर्फ सेलिंग नहीं है, बल्कि एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक वेल्थ है। इसका मतलब है कि शेयर प्राइसेस को स्टेबलाइज करना, डिविडेंड्स कलेक्ट करना और एसेट्स की वैल्यू अनलॉक करना। डीपैम 3 पिलर्स पर काम करता है: स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट, माइनॉरिटी स्टेक मैनेजमेंट और एसेट मोनेटाइजेशन। यहाँ एसेट मोनेटाइजेशन का कॉन्सेप्ट सबसे क्रिटिकल है, जो एनएमपी का बेस है। इस फिलॉसफी को समझने के लिए स्लाइड के राइट साइड पर मोनेटाइजेशन साइकिल इन्फोग्राफिक देखें। कोर आइडिया है राइट्स नॉट ओनरशिप। सरकार कहती है कि हम रोड, रेलवे ट्रैक या पावर ग्रिड बेच नहीं रहे, यानी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही। हम सिर्फ उसे लीज पर दे रहे हैं एक फिक्स टर्म के लिए, यानी रेवेन्यू राइट्स ट्रांसफर कर रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर अपफ्रंट पैसा देगा, एसेट को ऑपरेट करेगा और लीज खत्म होने पर एसेट वापस गवर्नमेंट के पास आ जाएगा। इसमें ब्राउनफील्ड एसेट्स पर फोकस क्यों है? स्लाइड में ब्राउनफील्ड एसेट की इमेज बनी है, जैसे चलती हुई रोड या ट्रेन। ब्राउनफील्ड का मतलब है वो प्रोजेक्ट्स जो ऑलरेडी बन चुके हैं और रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। इनमें कंस्ट्रक्शन रिस्क जीरो होता है, इसीलिए प्राइवेट इन्वेस्टर के लिए ये अट्रैक्टिव होते हैं। साइकिल कैसे चलता है? गवर्नमेंट ब्राउनफील्ड एसेट को मोनेटाइज करती है, रेवेन्यू जनरेट होता है। उस रेवेन्यू को गवर्नमेंट नए ग्रीनफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर यानी नई सड़कें और प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करती है। इसे रीसाइक्लिंग कैपिटल कहते हैं। पाई चार्ट दिखाता है कि रोड्स 27%, रेलवेज 25% और पावर 15% इस पाइपलाइन के की ड्राइवर्स हैं। ये मॉडल फिस्कल डेफिसिट बढ़ाए बिना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का एक स्मार्ट फाइनेंशियल इंजीनियरिंग टूल है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप था एक क्लियर पॉलिसी फ्रेमवर्क डिफाइन करना कि गवर्नमेंट कहाँ रहेगी और कहाँ से एग्जिट करेगी। इसे एड्रेस करने के लिए न्यू पीएसई यानी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज पॉलिसी 2021 लॉन्च की गई अंडर आत्मनिर्भर भारत अभियान। इस पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्रिस्टल क्लियर है: गवर्नमेंट प्रेजेंस को मिनिमाइज करना और प्राइवेट कैपिटल को एनकरेज करना। लेकिन क्या गवर्नमेंट हर जगह से एग्जिट करेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसीलिए सेक्टर्स को 2 हिस्सों में बांटा गया:
स्ट्रेटेजिक और नॉन स्ट्रेटेजिक। स्लाइड के लेफ्ट साइड पर स्ट्रेटेजिक क्वाड्रेंट मैप देखें। ये 4 स्पेसिफिक जोन्स डिफाइन करता है जहां गवर्नमेंट अपनी प्रेजेंस रखेगी। एटॉमिक, स्पेस, डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट, पावर, एनर्जी और बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज। लेकिन यहां भी रूल ये है कि बेयर मिनिमम प्रेजेंस होनी चाहिए। मतलब इन सेक्टर्स में भी सिर्फ कुछ ही पीएसयूज रहेंगे, बाकी सबको या तो मर्ज किया जाएगा, सब्सिडराइज किया जाएगा या प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा। गवर्नमेंट चाहती है कि इन क्रिटिकल सेक्टर्स में कंट्रोल रहे पर भीड़ नहीं। समझ रहे हैं? दूसरी तरफ नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स जैसे स्टील, हॉस्पिटैलिटी, कंज्यूमर गुड्स के लिए पॉलिसी रूथलेस है। स्लाइड के राइट साइड पर डिसीजन लॉजिक फ्लो चार्ट इस प्रोसेस को समझाता है। सबसे पहला सवाल, क्या सीपीएसई स्ट्रेटेजिक सेक्टर में है? अगर नो, जैसे होटल इंडस्ट्री, तो सीधा रास्ता है, प्राइवेटाइज करो या बंद करो, यानी क्लोजर। अगर यस, यानी स्ट्रेटेजिक सेक्टर, तो फिर देखा जाता है कि क्या हमें इसकी जरूरत है। अगर नहीं, तो वहां भी प्राइवेटाइज या स्ट्रेटेजिक सेल का ऑप्शन खुला है। इस पूरे प्रोसेस में नीति आयोग यूनिट्स को आइडेंटिफाई करके रेकमेंड करता है और सीसीईए यानी कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स फाइनल अथॉरिटी होती है जो अप्रूवल देती है। ये पॉलिसी सिग्नल देती है कि गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस एक्सेप्ट वेयर नेशनल सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट इज इन्वॉल्व्ड। जब हम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस यानी सीपीएसईज को रिटेन करते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल होती है जो डिसीजन मेकिंग को स्लो कर देती है। एक कंपेटिटिव मार्केट में अगर सीपीएसई को हर इन्वेस्टमेंट के लिए मिनिस्ट्री से अप्रूवल लेना पड़े तो वो कभी प्राइवेट प्लेयर से compete नहीं कर पाएगी। इसलिए इकोनॉमी ग्रांट करने का सिस्टम बनाया गया जो परफॉर्मेंस बेस्ड है। लॉजिक सिंपल है, जितना बड़ा प्रॉफिट उतनी बड़ी आज़ादी। स्लाइड के राइट साइड पर पिरामिड ऑफ ऑटोनॉमी इस हायरार्की को दिखाता है। मिनी रत्ना बेस पर, नवरत्ना बीच में और महारत्ना टॉप पर। सबसे प्रेस्टिजियस स्टेटस महारत्ना है जिसे स्लाइड के लेफ्ट साइड में गोल्ड टियर बैच की तरह दिखाया गया है। इस स्टेटस को पाने के लिए कंपनी को पहले नवरत्ना होना जरूरी है और उसके फाइनेंशियल स्ट्रांग होने चाहिए। एवरेज टर्नओवर 25,000 करोड़ से ज्यादा और नेट प्रॉफिट 5,000 करोड़ से ज्यादा लास्ट 3 इयर्स में। लेकिन इस स्टेटस का फायदा क्या है? यहां ऑटोनॉमी गेज यानी स्पीडोमीटर ग्राफिक देखें। महारत्ना कंपनी अपनी नेटवर्थ का 15% या 5,000 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट डिसीजन खुद ले सकती है बिना गवर्नमेंट की परमिशन के। ये ह्यूज फाइनेंशियल फ्रीडम है जो ओएनजीसी, एनटीपीसी, सेल जैसे जायंट्स को ग्लोबल प्रोजेक्ट्स में क्विक डिसीजंस लेने में मदद करती है। सोच कर देखिए, ग्लोबल मार्केट में स्पीड ही करेंसी है और ये ऑटोनॉमी उन्हें वो स्पीड देती है। सिमिलरली नवरत्ना और मिनी रत्ना कैटेगरी 1 एंड 2 के लिए भी सिमिलर क्राइटेरिया है, लेकिन लिमिट कम है। जैसे नवरत्ना के लिए 1,000 करोड़ तक की ऑटोनॉमी मिलती है। स्लाइड में क्राइटेरिया क्लियरली लिस्ट किए गए हैं। जैसे मिनी रत्ना के लिए लास्ट 3 इयर्स में कंटिन्यूस प्रॉफिट होना जरूरी है। ये क्लासिफिकेशन सिस्टम एक इंसेंटिव मैकेनिज्म की तरह काम करता है। अगर एक पीएसयू को ब्यूरोक्रेसी से आज़ादी चाहिए तो उसे परफॉर्म करके दिखाना होगा। ये अप्रोच अकाउंटेबिलिटी और एम्पावरमेंट को बैलेंस करती है ताकि एफिशिएंट सीपीएसईज ग्लोबल मार्केट में जायंट्स बन सकें, सिर्फ सरकारी विभाग बनकर न रह जाएं। किसी भी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट तभी आता है जब वहां बिजनेस करना आसान हो। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी ईओडीबी सिर्फ एक रैंकिंग नहीं है, ये एक होलिस्टिक इकोसिस्टम है जो एंटरप्रेन्योरशिप की फ्रिक्शन को कम करता है। स्लाइड के लेफ्ट साइड पर रेडार चार्ट देखें। ये वर्ल्ड बैंक की मेथडोलॉजी थी जिसे अब डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, पर इंटरनल रिफॉर्म्स के लिए रेलेवेंट है। चार्ट दिखाता है कि इंडिया ने 2014 वाली रेड लाइन से 2019 वाली ब्लू लाइन तक कैसे एक्सपैंड किया। स्पेसिफिक पैरामीटर्स जैसे कंस्ट्रक्शन परमिट्स और गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी में ह्यूज जंप, ऑलमोस्ट 180% टू 250% आया है। ये इंप्रूवमेंट्स प्रूफ हैं कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स ग्राउंड पर इम्पैक्ट डाल रहे हैं। लेकिन असली रिफॉर्म डोमेस्टिक प्रोसेसेस में होता है। स्लाइड के राइट साइड पर इंटीग्रेशन एंड सिंप्लीफिकेशन डायग्राम ओल्ड सिस्टम वर्सेस न्यू सिस्टम का कॉन्ट्रास्ट दिखाता है। पुराना सिस्टम जिसे ट्रैश बिन विजुअल दिखाया है वो एक टैंगल्ड वेब था जहां एंटरप्रेन्योर को अलग अलग डिपार्टमेंट्स जैसे लेबर, टैक्स, म्युनिसिपैलिटी के चक्कर काटने पड़ते थे, जिससे डिले और करप्शन होता था।
नया सिस्टम न्यू सिस्टम विजुअल एक सेंट्रलाइज्ड डिजिटल बैकबोन पर चलता है। नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम यानी NSWS और स्पाइस प्लस फॉर्म ने अलग-अलग अप्रूवल्स को एक सिंगल पोर्टल पर इंटीग्रेट कर दिया है। अब एंटरप्रेन्योर को 10 जगह नहीं जाना, सिर्फ एक पोर्टल पर लॉगिन करना है। सिंपल है ना? इसके अलावा एक मेंटल शिफ्ट भी आया है, डीक्रिमिनलाइजेशन। पहले छोटी प्रोसीजरल गलतियों पर भी क्रिमिनल पेनल्टीज यानी जेल हो सकती थी, जो बिजनेस सेंटिमेंट को हर्ट करता था। अब कंपनीज एक्ट और LLP एक्ट में थाउजेंड्स ऑफ माइनर कंप्लायंसेस को डीक्रिमिनलाइज करके सिर्फ सिविल पेनल्टीज यानी फाइन में बदल दिया गया है। डायग्राम में हैंडकफ्स को ब्रेक होते हुए दिखाया गया है, जो डर के माहौल को खत्म करने का सिंबल है। साथ ही लेबर कोड्स को कंसोलिडेट करना यानी 29 लॉज टू 4 कोड्स कंप्लायंस बर्डन को मैसिव लेवल पर रिड्यूस करता है। गोल ये है कि बिजनेस रेगुलेटरी पेपरवर्क में नहीं बल्कि ग्रोथ पर फोकस करे। इंडिया की इंडस्ट्रियल जर्नी का लेटेस्ट चैप्टर मेक इन इंडिया 2.0 और आत्मनिर्भर भारत अभियान है। यहां समझना जरूरी है कि मेक इन इंडिया 1.0 और 2.0 में क्या फर्क है। पहला फेज असेंबली पर फोकस था, लेकिन 2.0 का फोकस डिजाइन एंड मेक पर है, स्पेसिफिकली 27 फोकस सेक्टर्स में। इस ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे बड़ा टूल है PLI यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। स्लाइड के लेफ्ट साइड में PLI मैकेनिज्म फ्लो चार्ट इसके वर्किंग प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करता है। ये सब्सिडी नहीं है, ये इंसेंटिव है। गवर्नमेंट कहती है आप बेस ईयर X से जितना ज्यादा प्रोडक्शन यानी इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन X+Y करोगे, हम उस एक्स्ट्रा प्रोडक्शन पर आपको 4 to 6% कैश इंसेंटिव देंगे। ये अप्रोच डायरेक्टली स्केल को रिवॉर्ड करती है, इसलिए इसका गोल ग्लोबल चैंपियंस क्रिएट करना है, सेक्टर्स लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा APIs और EV बैटरीज में। आत्मनिर्भर भारत को अक्सर लोग गलती से आइसोलेशनिज्म या क्लोज्ड इकोनॉमी समझ लेते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्लाइड के राइट साइड में टेक्स्ट क्लियर करता है, विजन इज टू बी पार्ट ऑफ द ग्लोबल सप्लाई चेन, नॉट आउटसाइड इट। हम वोकल फॉर लोकल इसलिए है ताकि हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री स्ट्रांग हो और हम ग्लोबल शॉक से बचे रहें। इस विजन को सपोर्ट करने के लिए 5 पिलर्स डिफाइन किए गए हैं, जो स्लाइड के बॉटम राइट में टेम्पल आर्किटेक्चर के थ्रू विजुअलाइज किए गए हैं। सबसे पहला पिलर इकोनॉमी है, जो इंक्रीमेंटल ग्रोथ नहीं बल्कि क्वांटम जंप चाहता है। दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इंडिया की मॉडर्न आइडेंटिटी बनेगा। तीसरा सिस्टम, जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन होना चाहिए, जैसे DBT। चौथा डेमोग्राफी, जो हमारा सबसे बड़ा एसेट है, हमारी यंग वर्कफोर्स। और पांचवा डिमांड, यानी सप्लाई चेन को पूरा यूटिलाइज करना। मैप में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स जैसे DMIC, CBIC दिखाए गए हैं, जो इन पिलर्स को फिजिकल ग्राउंड पर कनेक्ट करते हैं। आत्मनिर्भर भारत का कोर लॉजिक रेजिलियंस क्रिएट करना है, ताकि जब दुनिया में क्राइसिस हो तो इंडिया वल्नरेबल ना हो बल्कि दुनिया के लिए एक रिलायबल पार्टनर हो।